बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इम्पॉर्टेंट हैं ख़बरें दो चार। एक तो सऊदी अरब को लेकर पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों में और सियासतदानों में एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल बन रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें क्या मौक़िफ़ होना चाहिए या अपोजिशन इस पर क्या स्टांस लेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले इमरान खान साहब ने जब से वो जेल गए हैं, पहली मरतबा उन्होंने आसिम मुनीर साहब पे कुछ इल्ज़ामात अब बराह रास्त लगाए और उन्होंने कहा कि ये आसिम मुनीर साहब ने किया है। इससे पहले इमरान खान साहब जब भी बात करते थे तो वो गोल बात करते थे, वो एक मार्जिन रखते थे। लेकिन अब उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए वो मार्जिन ख़त्म किया। कुछ अर्सा पहले उन्होंने मार्शल लॉ, आसिम लॉ, इन चीज़ों का जिक्र शुरू किया था। अब चार चीज़ें उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली कही हैं इमरान खान साहब ने और डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया कि ये आसिम मुनीर साहब ने किया। नंबर एक, उन्होंने ये कहा कि जी इनको 10 साल इक़्तिदार की ख्वाहिश है और उसके लिए मिसाल दी कि जैसे ये ख्वाहिश थी याया खान को, वैसे ही आसिम मुनीर साहब को भी है। तो एक तो इमरान खान साहब ने ये बात डायरेक्टली कही। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो 9 मई है उसका उन्होंने पूरा इल्ज़ाम आसिम मुनीर साहब पे डाला। जैसे एस्टेब्लिशमेंट ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे डालती है, ऐसे ही इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि जी आसिम मुनीर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और आसिम मुनीर साहब ने खुद करवाया और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए करवाया। अंग्रेज़ी में भी उनके ये ट्वीट आ चुके हैं। नंबर 3, मैंडेट चोरी की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने डायरेक्टली डाल दी है कि मैंडेट चोरी किया गया और उसके पीछे भी यही है। तो ये भी इमरान खान साहब ने डायरेक्टली एक इल्ज़ाम लिया। और चौथा जो है, और ये तीनों चीज़ें इल्ज़ाम क्या है, सारी दुनिया हकीकत जानती है। बाज़ लोग बोल नहीं सकते, बाज़ लोग बात कर नहीं सकते, लेकिन हकीकत तो सारे ही जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया इमरान खान साहब के साथ, और उसमें जो पेश हैं वो आर्मी चीफ ही हैं, उन्हीं के फैसले चलते हैं। नंबर 4 जो है, फ़ौज को ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करना, ये इमरान खान साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि फ़ौज के कंधे को इस्तेमाल किया जाता है ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए। और ये याया खान ने भी किया था। तो इमरान खान साहब ने वो एग्ज़ाम्पल्स कोट की हैं और उनके ट्वीट के अंदर ये चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ सिंपल करके उन्होंने सामने रख दी। तो ये पहली बार इमरान खान साहब इतना क्लियरली आ रहे हैं आसिम मुनीर साहब के बारे में। तो क्या इमरान खान साहब जेल से एक फ़ाइनल राउंड शुरू कर चुके हैं? ना सिर्फ आसिम मुनीर को वादे पैगाम दिया इमरान खान साहब ने, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी के लिए भी एक लेटर लिखा, जो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान लेकर निकली और उन्होंने कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में कि वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाएं और जाकर वो लेटर चीफ जस्टिस के हवाले करें। लेकिन वहाँ इंतज़ामिया ने रोक दिया। उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते, जब तक कि रजिस्ट्रार ऑफिस से इजाज़त नहीं मिलती आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का खाता है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी एक साइला है, साहिल है, तो वो अगर चीफ जस्टिस के पास जाना चाहें तो आप जाने दें, ख़त देना उन्होंने। तो इस पर उन्हें रोक दिया गया। लेकिन ख़त मैं आपको बता देता हूँ, ये उसका उर्दू ट्रांसलेशन है जो याया अफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने ख़त लिखा। ख़त यह है, मैं आपको सिर्फ 31 किलोमीटर के फासले से लिख रहा हूँ, मगर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे मेरे और मेरी अहलिया के लिए बंद हैं। 772 दिनों से ज़ायद एक 9x11 के पिंजरे नुमा सेल में ज़बरदस्ती की खामोशी, तन्हाई और दुनिया से कटाव के कैद खाने में मैं मुसलसल तन्हाई की कैद का सामना कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ़ 300 से ज़ायद बेसरोपा, झूठे और सियासी बुनियादों पर कायम किए गए मुकदमात खोले गए हैं। पाकिस्तान ने कभी ऐसा जुल्म नहीं देखा जो मुझ पर, मेरे ख़ानदान और दुनिया भर में मेरे हामियों पर ढाया जा रहा है। मुझे अखबारात और किताबों तक की रसाई से महरूम रखा गया है। वकला और अहले खाना से मुलाकातें एक शख्स जनरल आसिम मुनीर की ख्वाहिशात और मर्ज़ी के मुताबिक कभी कराई जाती हैं और कभी मनसूख कर दी जाती हैं। मेरे बेटों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने के बुनियादी हक़ से भी महरूम कर दिया गया है। सियासी कारकुनों को मुझसे मिलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। ये कैद कभी भी कानूनी नहीं रही, बल्कि ये सोचे समझे मंसूबे के तहत डाली गई नफसियाती अजियत है ताकि मेरी हिम्मत तोड़ी जा सके और मेरे ज़रिए 25 करोड़ पाकिस्तानियों के हौसले को कुचला जा सके। ये आइन कानून की हुक्मरानी और मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल पर एक मुस्तकिल हमला है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी एक कर्नल के हुक्म पर गैर इंसानी और तौहीन आमेज़ सलूक का शिकार है, वो भी तन्हाई की कैद में। इनका इलाज रोक दिया गया है, उन्हें टीवी या किताबों तक रसाई नहीं दी जा रही, ना ही बैरूनी दुनिया से कोई ताल्लुक़ रखने दिया जाता है। उनकी सेहत मुसलसल बिगड़ रही है, लेकिन उनके डॉक्टर को मुआयने और इलाज की इजाज़त नहीं दी जा रही। पाकिस्तानी कानून औरतों को महज इनके सनफ़ी मकाम की वजह से ज़मानत में खसूसी रियायत देता है और हमारी आला अदालतों ने करार दिया है कि ख़वातीन कैदी रियायत की मुस्तहिक है। लेकिन बुशरा बीबी के मामले में ये उसूल यकसर मुअत्तल कर दिया गया है। ये जुल्म की इंतहा है। इनके तमाम कानूनी हकूक़ उनसे छीन लिए गए हैं कि वो सिर्फ मेरी अहलिया है।
पाकिस्तान भर में हज़ारों कारकुन और हामी जेलों में सड़ रहे हैं। इनमें से कई को अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और आईनी ज़मानतों की सरीह खिलाफ वर्जी करते हुए फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाए गए। बैरिस्टर अहसान नियाज़ी को फ़ौजी हुकाम ने उठाया, अजियत दी और महज मेरा भांजा होने के जुर्म में 10 साल कैद की भयानक सज़ा सुनाई। मेरी बहनों को नाइंसाफ़ी से कैद किया गया। मेरे भांजे शहरयार और शेरशाह का भी नाहक उन्हें कैद का शिकार किया गया। मेरे ख़ानदान के साथ होने वाला ये जुल्म पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अदालतें जो आज़ादी की ज़ामिन होनी चाहिए, उन्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचलने के लिए हथियार बना दिया गया है। इन सब ज़ालिमाना हरबों के बावजूद, मेरी अपनी कैद और तमाम आवाज़ों को दबाने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में तारीख़ी कामयाबी हासिल की। लेकिन अवाम का मैंडेट एक ही रात में चुरा लिया गया। जमहूरियत को मजाक और आइन को शहीद कर दिया गया। इस धांधली की तौसीक और मोहर तस्दीक कॉमनवेल्थ 2024 की लीक होने वाली रिपोर्ट ने कर दी। नाम नहाद 26वीं आइनी तरमीम को इस इंतखाबी डकैती को कानूनी जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि उसके खिलाफ दायर दरखास्तें आज भी आपकी अदालत में इल्तवा का शिकार है। अब 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं ये चीफ जस्टिस, और इमरान खान साहब उसी चीफ जस्टिस को 26वीं आइनी तरमीम के बारे में लिख रहे हैं। देखें ना कैसी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो 26वीं आइनी तरमीम का बेनिफिशरी है वो कैसे 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त लगने देगा। पूरा निज़ाम जकड़ के एस्टेब्लिशमेंट ने यरगबाल बना लिया है, लेकिन इमरान खान साहब फिर भी ये दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, इस दीवार के साथ सर मार रहे हैं कि मैं यहाँ से इंसाफ हासिल करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मशकूक रवैये के तहत उसके चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जानबूझकर मेरे अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना रिवीजन मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। बहरहाल अब ये खत इमरान खान साहब ने लिखा है तो ख़बर आई है कि 25 सितंबर को तोशाखाना वाला बाद में होगा, लेकिन क्योंकि उसकी वो चाहते हैं इमरान खान साहब के वो केस लगे और नीचे से वो उनको इंसाफ मिले। लेकिन जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस है वहाँ तो वो सज़ा की मुअत्तली चाहते हैं। अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में उनको ज़मानत मिल सकती है। अगर उन्हें ज़मानत मिल गई तो इमरान खान साहब फौरी तौर पर रिहा हो सकते हैं। लेकिन देखिए तरीका वारदात क्या है कि अलकादर वाला केस तब सुना जाएगा जब तोशाखाना 2 के अंदर सज़ा हो जाएगी। जब तोशाखाना 2 में सज़ा हो जाएगी फिर अलकादर केस सुना जाएगा। अब इमरान खान साहब के पास 2 ऑप्शन है, या तो अलकादर केस में उनकी फौरी तौर पे ज़मानत हो और वो बाहर आ जाएं, और तोशाखाना 2 में जब उनको सज़ा हो तो वो फिर अदालत से रुजू कर लें, या दूसरा केस उनके पास एक ऑप्शन ये है कि वो तोशाखाना 2 के अंदर समाअत को रुकवा दें कि जनाब ये समाअत आप रोकें, ये केस ठीक नहीं सुना जा रहा। तो वो समाअत को रुकवा के उसके बाद अपनी बेल हासिल करें और फिर बाहर आ जाएं अलकादर वाले केस में। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, और इस वक्त जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में एक लड़ाई चल रही है। कोई माने या ना माने, ये लड़ाई एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में। अब इनमें से जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी होशियारी से दुनिया में कुछ ताकतों को काबू कर लिया है। पाकिस्तान में पूरे निज़ाम को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। भारत और ताकत का इस्तेमाल वो अंधाधुंध कर रहे हैं, ये भी हम सब जानते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर ने जानबूझकर मेरे अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना रिवीजन मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। उन्होंने मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी तर्क कर दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ इस जालिमाना मुहिम का आला कार बना दिया है। मैं उन्हें याद दहानी कराता हूँ कि वो अपने हलफ को पूरा करें, ना कि फजूल पॉलिसी वजूहात के पीछे छुपे। मैं अपील करता हूँ कि ये अहम दरख्वास्तें फ़ौरन मुकर्रर की जाएँ। एक तो उन्होंने लिखा जी CLAP 65/2025 अलकादर अपील। दूसरा उन्होंने अलकादर अपील बुशरा बीबी की, अलकादर अपील इमरान खान की, और क्रिमिनल रिवीजन है इमरान खान बनाम रियासत एक और केस है 25/10। फिर एक और है 11/25, ये CLAP ये रिवीजन है, और ये बुशरा बीबी बनाम सरकार रियासत। ये इमरान खान साहब कहते हैं जी 4 केस उन्होंने बाकायदा अंग्रेज़ी में लिखकर भी भेजा अपने लेटर में कि इनको जनाब फौरी तौर पे सुना जाए। जब कानून की हुक्मरानी दफन हो जाती है तो कौमें बैरूनी दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदरूनी जवाल से बर्बाद होती हैं। इस अदालत का हालिया फैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस में एक अलमनाक याद दहानी है। भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी की जेल में फांसी दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में करार दिया कि उन्हें मुनसिफाना ट्रायल और बुनियादी कानूनी अमल नहीं मिला था। असल इंसाफ वो है जो बर वक्त मिले, ना कि 44 साल के बाद बतौर एक ला हासिल अदालती फैसला। मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरपरस्त आला होने के नाते आइन के मुताबिक सिर्फ वही चाहता हूँ जो मेरा हक है। इंसाफ, इज़्ज़त और कानून के सामने
मसावात। लिहाजा मैं फौरी तौर पर तमाम अदालतों में ज़ेर इल्तवा दरखास्तों की समाअत का मुतालबा करता हूँ। मुझे जेल मैनुअल के मुताबिक अपने बेटों से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त दी जाए, बुशरा बीबी के इलाज के लिए उनके डॉक्टर तक रसाई दी जाए और बिलाखिर पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी बहाल की जाए। आपके फैसलों की ज़रूरतमंदी इस कौम की तकदीर की किताब में लिखी जाएगी। आज पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने हलफ की पासदारी करें और कौम को दिखा दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके लिए इंसाफ का आखिरी सहारा है। ये जी इमरान खान साहब का लेटर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब आप घटियापन देखें, इस वक्त रियासत के अंदर जो एजेंसियां और इदारे काम कर रहे हैं, आप घटियापन की इंतहा देखें कि इन्होंने इद्दत जैसा बेशर्मी वाला केस चलाया। पूरे मुल्क में पाकिस्तान की एजेंसियों पे थू थू हुई कि यार इद्दत वाला केस तुमने चलाया। कोई एक मौलवी चंद उलमा इकराम को छोड़ के, जो सरकारी मुल्ला हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जो बड़े बड़े बेनिफिट्स लेते हैं, ताहिर अशरफी हो गया, मुफ्ती मुनीब हो गया और बहुत सारे मौलवी हैं, अब तो इनकी इज्जत करने को भी दिल नहीं करता कि ये इद्दत वाले केस में इन्होंने एक जुमला नहीं बोला, वहाँ इनकी ज़बान नहीं खुली, वहाँ ये डरते रहे एस्टेब्लिशमेंट से कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक गंद मारा है लिहाजा हम इसके ऊपर नहीं बोलते। एक इस्लामी मामला था और अब क्या किया जा रहा है कि एक साइल पैदा किया गया। एक बंदा है, उसको मैदान में वो आता है अचानक से, नाम उसका है शाहिद याकूब, कोई इसे नहीं जानता है, इमरान खान का ना ये रिश्तेदार है, ना बुशरा बीबी का रिश्तेदार, ना कोई जान पहचान। उसने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी है कि जनाब जो मियाँ बीवी है ना उनको तन्हाई में इजाज़त दी जाए इज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर। कैसा बेशर्म है यार, यानी कैसी बेशर्मी और ढिटाई है कि ये निज़ाम बाजी नहीं आ रहा गंद मारने से। भाई इमरान खान ने कभी तुम्हें माँ बहन की गालियाँ दी हैं? वो कभी तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी बेटियों तक आया है? या कभी उसने तुम्हारे साथ कोई ऐसी गंदी और गलीज हरकत की है? यार हद हो गई यार, आप किसी जगह आपकी ब्रेकें ही नहीं लग रही। ये अदालत में कोई दरखास्त दिलवाने वाली है? यानी ये तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पास जो उनकी एक बेटी पैदा हुई छोटी वाली, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो तब जरदारी साहब जेल में थे। तो यार क्या हो गया? कभी आज तक किसी सियासतदान ने ये घटिया हरकत की है या इसके ऊपर बात की हो? या सबको पता है यार इंसाफ होना चाहिए। ये कीचड़ उछालना बंद करें, लोगों को नीचा दिखाना, उनको, ये बहुत घटिया और गलीज हरकत है। अल्लाह ताला ना दुश्मन दे तो दे, कोई बात नहीं, लेकिन ज़र्फ़ वाला दे। आप सब अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला अगर आपको दुश्मन देना तो ज़र्फ़ वाला दे। आपको अगर पाकिस्तान की एजेंसियों से जो सियासत में मुदाखलत करती हैं उनके साथ आपकी दुश्मनी हो गई है ना, तो वो किसी भी लेवल तक जाएंगे, घटियापन के आखिरी लेवल तक जाएंगे। जजों के कमरों के अंदर कैमरे लग गए, वो बेचारा रो रो के कह रहा था आदम स्वाति, उसके कमरे में कैमरे लग गए। लोगों को पकड़ के नंगा किया, उसको क्या नाम है, जमील फारूकी को, बेचारे को, आदम स्वाति को, बुजुर्ग आदमी है, शहबाज गिल को नंगा करके मारते रहे यार। ये इन्हें शर्म भी नहीं आती? कितना और गिरना है पाकिस्तानी कौम की नज़र में। और मेरे पास 2 लड़कियां लेकर आ गया ISI का ऑफिसर, मुझे कहता है जी इनके साथ तेरी वीडियो हम बना के अपने पास रख लेंगे, फिर तुझे तेरे घर भेज देंगे। और मैंने कहा मैं लानत भेजता हूँ, मुझे यहाँ गोली मार दो तुम। ये इस लेवल तक गिर जाता है निज़ाम। अब ये घटिया हरकत की है, करवाई गई है। अब इसका क्या ताल्लुक है इमरान खान से? बहुत ही अफसोसनाक है और बाज़ औक़ात तो यकीन नहीं आता कि ये निज़ाम इस लेवल तक नीचे गिर जाएगा। वो इमरान खान एक सियासी बात कर रहा है, सियासतदान है, वो खुलकर बात कर रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसकी निजी ज़िंदगी के ऊपर कीचड़ उछालेंगे। क्या औरत आपको सिर्फ वही लगती है जिसके साथ आपका सियासी मफाद हो, या जो आपके घर में रहती हो, या आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी फैमिली? उनके लिए तो इज्जत बहुत है, आपकी बाकियों के लिए नहीं है। क्यों तस्दीक कर रहे हैं? 70 साल से ज़्यादा इमरान खान साहब की उम्र है, बुजुर्ग उनकी बीवी है, वो बेचारे जेल काट रहे हैं सख्त तरीन। उनको वजू का साफ पानी देने के लिए कोई दरखास्त नहीं आई, उनकी कैद तन्हाई खत्म करने के लिए कोई दरखास्त नहीं आई, उन्हें किताबें देने के लिए कोई दरखास्त नहीं आई, उन्हें सही खाना देने के लिए, उनके बच्चों से मुलाकात करवाने के लिए कोई दरखास्त नहीं आई। ये घटिया दरखास्त आई ताकि उनको डाउन किया जाए, उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाए, गंद उछाला जाए। तो जैसा कोई होता है वो वैसा ही करता है। अब इसके अंदर नाज़रीन आ जाए ज़रा सऊदी अरब वाले मामले पे। मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है ना, इनके साथ मुआहदा हुआ, शहबाज शरीफ साहब गए, बड़ा प्रोटोकॉल वगैरह मिला। अब रोला ये पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान में कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये सऊदी अरब का और जो पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहदा हुआ है, इसके बारे में कोई भी एक सवाल ना पूछा जाए, कोई भी मनफी बात ना की जाए। मज़े की बात यह है कि जितने जर्नलिस्ट, दानिशवर, ये दानिशवर नहीं है, दानिशवाड़ है, ये जितने भी दानिशवाड़ है ना, ये PMLN के या पीपल्स पार्टी से जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये सारे दानिशवाड़ माजी में जब मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उस वक्त इन सारों ने, जमाल खशोगी एक जर्नलिस्ट हैं, उनका कत्ल हुआ था तुर्की के अंदर, और उनका कत्ल हुआ, दुनिया में बड़ी ये आवाज़ उठी थी।
उस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत नहीं थी, पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत थी। तो जमाल खशोगी का कत्ल के बाद पूरी दुनिया में बड़ा रोला पड़ गया, तो मोहम्मद बिन सलमान बहुत दबाव में थे। तो जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आए उस वक्त, तो इन सारे दानिशवरों ने पाकिस्तान में जो है वो अपनी डीपी चेंज करके जमाल खशोगी की फ़ोटोज़ लगा दी और बड़ी आवाज़ें उठाई कि जनाब पाकिस्तान कैसे कर सकता है उसके साथ बात, वो तो यमन के ऊपर अटैक करते हैं, वो तो यमन के साथ लड़ना चाहते हैं, तो पाकिस्तान कैसे उनके साथ। उस वक्त ये सारे सवालात हलाल थे और जायज़ थे। आज अगर कोई एक सवाल करे तो कहते हैं जी गद्दार है तो मुल्क का दुश्मन है, ये कैसे सवाल कर सकता है, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, हमें तो सऊदी अरब का तेल चाहिए, पैसे चाहिए। भाई सिंपल करते हैं ज़रा इसको ज़रा सिंपल करते हैं और आपके सामने रखते हैं और उसूल की बात करते हैं। ये जो हरमैन शरीफैन है ना, मदीना और मक्का, क्या ये ख़तरे में है? पहला सवाल ये है। और अगर ये ख़तरे में है तो किससे ख़तरे में है? दूसरा सवाल ये है, क्या इनके ऊपर खुदा ना खास्ता कोई हमला होने वाला है? तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है और इन पर हमला मुसलमान नहीं होने देंगे। चाहे तुर्की है, चाहे मगरब में रहने वाले मुसलमान हैं, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ में मुसलमान ममालिक हैं, बहुत सारे वहाँ पे मुसलमान लोग रहते हैं, एशिया में बहुत सारे मुसलमान मुल्क हैं, सेंट्रल एशिया में हैं। तो ये तमाम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई हरकत हो। गल्फ़ के अंदर भी सारे इकट्ठे हो जाएंगे। इल्लामा इकबाल ने कहा था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबगा के काशगर, कि नील से लेकर काशगर तक सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाए हरम की पासबानी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। तो ये तो एक सेट पैटर्न है, मुसलमान कभी ये नहीं होने देंगे। तो किससे ख़तरा है? क्या इसराइल से ख़तरा है? क्या मुसलमान ममालिक मिलकर इसराइल को जवाब देने वाले हैं? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं। क्या सऊदी अरब को इसराइल से बचाना है या यमन से लड़ना है? ये दो सवालात हैं। देखिए 2015 में जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से रब्ता किया, वो पाकिस्तान बहुत करीब पहुंच गया था इन मामलात के। एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त भी चाहती थी कि सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया जाए और पाकिस्तान यमन के ख़िलाफ़ सऊदी अरब के साथ खड़ा हो जाए। तो उस वक्त पार्लियामेंट ने इसको मना कर दिया था। तब भी सऊदी अरब में बड़ी पाकिस्तानियों की गेम उठ गई थी, पाकिस्तानियों से बहुत प्यार शुरू हो गया था सऊदी अरब में, पाकिस्तानी बताते हैं उस वक्त। लेकिन फिर अचानक वो सारा मामला ख़त्म हो गया क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कहा कि हम यमन और सऊदी अरब की लड़ाई में न्यूट्रल रहेंगे, हम इसके अंदर कोई किरदार अदा नहीं करने जा रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान और देखिए सऊदी अरब के साथ कोई यूरोपीय मुल्क तो लड़ने वाला नहीं है, यानी पूरे यूरोप के अंदर कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो सऊदी अरब के साथ जंग करने जा रहा हो। अमेरिका के साथ सऊदी अरब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, न्यूजीलैंड के साथ भी, जापान के साथ भी। तो इधर तो कोई जंग नहीं होने जा रही। इंडिया और चाइना के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सेंट्रल एशिया, तुर्की, सबके साथ सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात हैं। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी एक मुल्क सऊदी अरब पे अटैक नहीं करने जा रहा। सऊदी अरब का पंगा सिर्फ दो जगह पे हो सकता है, 2 या 3 जगह पे। एक, सऊदी अरब की लड़ाई हो सकती है इसराइल के साथ, अगर कभी हुई तो। 1967 के बाद तो कोई लड़ाई नहीं हुई। दूसरा, सऊदी अरब की लड़ाई यमन या ईरान के साथ हो सकती है। ये 3 जगह हैं जहाँ पे सऊदी अरब को खतरा हो सकता है। अगर आप सऊदी अरब का नक्शा देखें ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सऊदी अरब के इर्द गिर्द उर्दन है जो ज़मीनी रास्ते से लगते हैं। उर्दन सऊदी अरब के साथ लगता है, इराक लगता है, ओमान लगता है, यमन है, कतर है, यूएई है और कुवैत है। ये वो ममालिक हैं 7 मुल्क जो सऊदी अरब की सरजमीन के साथ लगते हैं। सऊदी अरब की सरजमीन को 2 समंदर लगते हैं, एक गल्फ़ ऑफ अदन है और एक रेड सी है, बहर अहमर जिसे हम कहते हैं। ये अगर आप नक्शा देखें ना गौर से मिडल ईस्ट का, तो ये जो समंदर का पतला हिस्सा बीच में जा रहा है जिसको रेड सी आप कहते हैं, ये ऊपर जाके मिलता है इसराइल के साथ और वहाँ पे एक छोटी सी कैनाल है जिसे स्वेज कैनाल कहते हैं। ये दुनिया की सबसे महंगी नहर है, आप समझ लें, इसलिए कि दुनिया की कनेक्टिविटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाम है। यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर जो शिप्स हैं वो गुजरते हैं दोनों तरफ से, बहुत बड़े पैमाने पर। दुनिया की एक बड़ी तजारती ये नहर है और ये जो स्वेज कैनाल है, यहाँ से बहुत बड़े बड़े शिप्स गुजरते हैं दोनों तरफ। और ये जो कॉस्ट है शिपमेंट की वो बहुत कम रह जाती है। यानी अगर इसको ये बंद कर दें स्वेज कैनाल को, तो दुनिया की तजारत का एक बड़ा हिस्सा रुक जाए और वो जो तजारती एक्सपेंडिचर्स हैं या उसके ऊपर जो खर्चा होता है वो कई गुना बढ़ जाए। तो वो खर्चा बचाने के लिए ये रास्ता अपनाया जाता है। दूसरा, अगर नीचे आप आए ना तो यहाँ पे एक एरिया और है जो यमन और जबूती के बीच में है। ये एक अफ्रीकन कंट्री है और एक अरब कंट्री है। इन दोनों के बीच में जो एक एरिया है उसको कहते हैं बाबुल मंदब। ये जो बाबुल मंदब है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो सऊदी अरब को ये हमेशा खुला चाहिए।
और यहाँ पे यमन की ताकत मौजूद है। 2015 में सऊदी अरब चाहता था पाकिस्तान यमन के साथ लड़े, सऊदी अरब के साथ मिलकर, तो पाकिस्तान ने उस वक्त इनकार कर दिया था। आज 10 साल के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक दिफाई मुआहदा हुआ, तो ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा ना, क्यों नहीं पूछा जा सकता कि क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर इसराइल के साथ लड़ेंगे या सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर यमन के खिलाफ लड़ेंगे। सवाल ये पैदा होता है। 10 साल पहले हमने फैसला किया था कि हम यमन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अब क्या हमने अपना फैसला बदल लिया, ये हमें नहीं पता अभी, कुछ भी, कोई भी हमारे सामने सूरत-ए-हाल वाज़े नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि माजी में जो लोग ये सवालात उठाते रहे या बातें करते रहे, आज वो इस तरह के सवाल का इशारा देने को भी गद्दारी करार दे रहे हैं कि ये गद्दारी है नहीं पाकिस्तान के साथ। हाउ इज इट पॉसिबल? भाई कल तुमने ये कहा हुआ है तो ये सवाल खत्म तो नहीं हो गया आज। दूसरा, ये जो एक बाबुल मंदब है, यहां पे अगर एक अच्छा कंट्रोल रहता है सऊदी अरब का, तो सऊदी अरब का जो ऑयल की प्रोडक्शन और वहां से जो तिजारत है उसको बड़ी सहूलत मिल जाएगी, बहुत बड़ी सहूलत मिल जाएगी, जो उन्हें चाहिए भी। तो ये यमन के साथ सऊदी अरब की जो लड़ाई है वो सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं है, वो एक आबी गुजरगाह के लिए भी है और वो उनकी मईशत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान का एक मुआहदा हुआ सऊदी अरब के साथ, अब इसमें पाकिस्तान को मिलेगा क्या पाकिस्तान के कर्जे अदा करने में सऊदी अरब मदद कर सकता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान की पूरी मईशत को संभालने में सऊदी अरब कितनी मदद कर सकता है, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान यमन के साथ एक लड़ाई करता है, याद रखें यमन जो है ना वो तर्न वाला नहीं है, वो लोहे का चना है, वरना वो अभी तक कुचल दिए जाते। वहाँ पे अगर आप एक छोटे से बच्चे को भी मिलते हैं ना, यमन मेरे दोस्त के हैं, वो बताते हैं जी छोटे छोटे बच्चे 12 साल के क्लाशनकोव्स लेकर घूमते हैं और वो उनको लड़ाई से इश्क है, वो जुनूनी किस्म की कौम है, वो लड़ने में बड़े माहिर हैं। तो अगर यमन के साथ पाकिस्तान एक लड़ाई में जाता है सऊदी अरब के साथ मिलकर, तो ईरान के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये शिया सुन्नी मामला भी है और यमन को ईरान हमेशा सपोर्ट करता रहा है। तो ये चीज़ें सारी आपको देखकर एक फॉरेन पॉलिसी बनानी होती है। लेकिन पाकिस्तान की मईशत इतनी बुरी तरह बर्बाद हो गई है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने SIFC बनाई और कोई सरमायाकारी नहीं आई। अब उम्मीद करते हैं शायद कि ये मुआहदा करने के बाद एक तरफ से अगर पाकिस्तान के ऊपर दबाव आएगा। देखिए पाकिस्तान ने ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों की बड़ी कीमत चुकाई है। अफगान वॉर में जिस तरह हम घुसे, हमने आज तक कीमत चुकाई है उसकी। अमेरिका की वॉर में हम घुसे, हमने आज तक कीमत चुकाई है उसकी। हालांकि हमें डॉलर मिलते रहे, इसके बदले भी ये जो मुआहदा हुआ, हो सकता है इसके बदले में डॉलर मिल जाए, लेकिन ये ना हो कि हम फिर कीमत चुकाते रहे बाद में। इसके लिए भी एक एक करके हम अपने सारे बॉर्डर गैर महफूज ना बनाएं। हमारे ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए, यमन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बाकी मुल्कों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और सऊदी अरब के साथ तो सबसे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी जज्बाती वाबस्तगी भी है। तो हरमैन शरीफैन के ऊपर क्या वाकई कोई हमले का ख़तरा है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब इसराइल से लड़ेंगे या यमन से लड़ेंगे, ये दूसरा एक बड़ा सवाल है। सवालात तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इन सवालात को अगर कोई गद्दारी करार देगा तो हम बार बार पूछेंगे और पूछते चले जाएंगे, फिर आप हमें गद्दार डिक्लेयर करते जाइएगा। और बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया और ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट वीलॉग में बात करते हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।